हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का संपूर्ण हिंदी व्याकरण संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम है सामान्य परिचय का अध्ययन करना। तो हम बात करेंगे सामान्य परिचय सामान्य परिचय करने से पहले हम सबसे पहले काम आता है भाषा। हमारा भाषा इसमें क्या है, प्रमुख भाषा है। भाषा के आधार पर सब कुछ करते हैं। भाषा है ये है भाष शब्द से बनी है। कौन शब्द से बनी है? भाषा है यह भाष शब्द से बनी है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि विचारों का प्रकट करना, यानी विचार प्रकट करना। वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना, यानी विचारों का प्रकट करना। यदि हम देखें तो इसका भाषा एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति या समूह को दूसरे व्यक्ति के समूह तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, यानी विचारों का लेन देन करना ही क्या है? भाषा है। तो स्पष्टीकरण देखें तो क्या है? यानी विचारों का लेन देन करना। विचारों का लेन देन करना क्या है? विचारों का लेन देन करना क्या भाषा है। ठीक है, विचारों का लेन देन करना ही भाषा है। तो इस प्रकार से भाषा ये शब्द भाषा होती है। और भाषा की विशेषता की अपन बात करेंगे। भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करें भाषा की विशेषता की। भाषा की विशेषताएं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है क्योंकि भाषा हमने समाज से अर्जित की है। कहाँ से अर्जित की है? समाज से अर्जित की है। भाषा हम जन्म से लेकर साथ में नहीं आते। जन्म लेने के बाद हम समाज से हम भाषा का क्या करते हैं? अर्जित करते हैं भाषा। फिर भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। बात करें भाषा की सामाजिक प्रक्रिया की बात करें तो उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, यानी भाषा का कोई क्या नहीं होता? भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। मुख्यतः भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा जो है वह मुख्यतः अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हमारे पास शब्द आया है अनुकरण। अनुकरण क्या चीज़ होता है? अनुकरण क्या है? अनुकरण का अर्थ है कॉपी करना, के अनुसार, के जैसा। यानी अपन देखें तो कॉपी करना, के अनुसार, के जैसा। यानी भाषा है हम समाज से अर्जित करते हैं, समाज से कॉपी करते हैं। भाषा है अपनों से बड़े व्यक्तियों, अपनों से बड़ों के द्वारा हम उनको भाषा को सीखा जाता है। इस प्रकार से भाषा को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपन दर्शाते हैं कि एक भाषा है। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है तो वो देखते हैं। क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपन बात करें। दृष्टिकोण भाषा किस प्रकार सीखते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने जो हिंदी के जो वैज्ञानिकों ने भी अपना क्या दिया है? एक दृष्टिकोण दिया है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हिंदी का सीखी जाती है। नंबर 1 इसमें आता है जिज्ञासा। पहले तो है जिज्ञासा के द्वारा
दूसरी है इसमें अनुकरण के द्वारा। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। और एक अपना तीसरा आता है, वो आता है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा भी अपने की क्या सीखी जाती है? भाषा सीखी जाती है। यानी जिज्ञासा यानी क्या होता है? यानी जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की। जो भाषा को जानने की इच्छा रखता है, एक तो वह सीख सकता है भाषा। अगर उसको भाषा सीखने की इच्छा नहीं होगी तो किस प्रकार सीखेगा? अतः भाषा को जिसको भाषा सीखनी है वह सीख सकता है। अनुकरण नंबर 2 अपना अनुकरण। अनुकरण यानी कॉपी करना के अनुसार के जैसे, यानी जिसको उसी कॉपी करनी है, भाषा को सीखना है, ठीक है, उस प्रकार से सीख सकते हैं। एक अभ्यास। अभ्यास यानी दोहराने के द्वारा। अभ्यास यानी दोहराने के द्वारा भी क्या कर सकता है? वो भाषा को सीख सकता है, ठीक है। जैसे एक अपना एक आता है, और बताऊँ मैं कि भाषा का सीखने का क्रम क्या है। भाषा का, जैसे कोई व्यक्ति अपने पास क्या व्यक्ति है, कोई व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम किस प्रकार होता है? यानी व्यक्ति में भाषा का जो विस्तार किस प्रकार होता है, वो है इसमें सबसे पहले क्या आता है? व्यक्ति सुनने का काम करता है। भाई ये है कि व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में वो सुनता है। वो जन्म लेने के बाद में वो डायरेक्ट बोलने का काम नहीं करता, पढ़ने का काम नहीं करता, लिखने का काम नहीं करता। सबसे पहले क्या काम करता है? वो सुनता है। सुनने के बाद में क्या? वो बोलने का काम करता है। उसके बाद में पढ़ने का काम करता है। उसके बाद में क्या करता है? वह लिखने का काम करता है। अतः इस प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या होता है? भाषा का विकास होना चालू हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि भाषा के प्रकार। अगली बात करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। हम अगली बात करते हैं भाषा के प्रकार की। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? भाषा के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। नंबर 1 मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। और नंबर 3 अपने पास कौन सी है? वह है सांकेतिक भाषा। ये अपने पास 3 प्रकार की भाषा है। इस भाषा की अपने पास 3 प्रकार आ गए। एक है मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? यह बोलकर और सुनकर इसको ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलकर या सुनकर। तो इसमें क्या किया जाता है? बोलकर या सुनकर इसमें ग्रहण किया जाता है। अपना दूसरा आता है लिखित प्रकार की भाषा। यानी लिखित यानी लिखकर या पढ़कर अपन भाषा क्या करते हैं? लिखकर या पढ़कर अपन भाषा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वो आती है, ठीक है। और हम बात करते हैं तीसरी बात करते हैं अपन सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? अपने पास है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा है इशारों या संकेत के द्वारा सीखी जाती है। इशारों या संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा, ठीक है। संकेत या इशारों के द्वारा सांकेतिक भाषा सीखी जाती है। अब इनकी थोड़ा अपन उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि किस प्रकार से कौन सी क्या भाषा है। अपने सबसे पहले कौन सी भाषा ली थी? वह ली थी मौखिक भाषा। कौन सी भाषा थी? मौखिक भाषा। अपने दूसरी भाषा थी वो लिखित भाषा ली थी, और तीसरी कौन सी ली थी? वो ली थी सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा हमने सीखी है। ये सब भाषा के प्रकार हैं। तो मौखिक भाषा क्या, इसमें उदाहरण के तौर पर देखें हैं तो मौखिक भाषा किस प्रकार से अपन इसको ग्रहण करते हैं? बोलकर सुनकर। यानी जैसे कि रेडियो से कुछ सुनते हैं अपन, टेलीफोन से वार्तालाप करते हैं, नेता द्वारा सभा को संबोधित किया जाता है तो हम उससे सुनकर उस चीज़ का बात को उसको अध्ययन करते हैं हम। दूसरी बात आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह है जो लिखकर या पढ़कर हम उसको अध्ययन करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि पत्र पत्रिकाएं पढ़कर हम उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्रिका, ठीक है, समाचार पत्र, इन सभी को हम पढ़कर और देखकर या लिखकर जो हम ग्रहण करते हैं वो होती है लिखित भाषा। और तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। यह वह भाषा जिसे हम संकेत या इशारों के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अपने पास उदाहरण आता है एम्पायर द्वारा खेल संदेश संकेत देना, ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क चौराहे पर संकेत द्वारा समझाना, ठीक है। ये संकेत को निश्चित नहीं होते और संकेत के द्वारा हमको सांकेतिक भाषा क्या ग्रहण करते हैं, हम अंदाज से सीख सकते हैं इसको, इसमें वो नहीं है, ठीक है।
संकेत या इशारों के द्वारा सीखा जाता है। संकेत के द्वारा या इशारों के द्वारा, इशारों के द्वारा इसको क्या सीखा जाता है। ठीक है, अब इनकी थोड़ी प्रकार की बात करें तो जब सबसे पहले सरल भाषा इसमें कौन सी होती है। ठीक है, अपने पास कोई अगर कोई प्रश्न आ जाए, क्योंकि जो रीड का लेवल है ये नॉर्मल लेवल है, इसमें बिल्कुल डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो सरल भाषा है, अगर अपने को पूछे सरल भाषा कौन सी, इनमें तीनों में सरल भाषा कौन सी होगी, तो हमेशा कौन सी होगी, मौखिक भाषा इन सभी में क्या होगी, वो सरल भाषा मान जाती है। ठीक है, 2 नंबर बात, सरल के बाद में कठिन भाषा। कठिन भाषा अपने को सबसे कठिन अपने को खोजने लगती है, वो लगती है सांकेतिक, क्योंकि सांकेतिक की कोई संकेत फिक्स नहीं होते। सरल भाषा के इन सब में क्या है, अलग है, लेकिन सांकेतिक भाषा कोई भी जो संकेत वो फिक्स नहीं होते, यानी कोई निश्चितता नहीं होती इसमें। यह है दूसरे नंबर कौन सी भाषा होगी अपनी, कठिन, क्योंकि इनमें कोई संकेत फिक्स होते नहीं है, इसलिए ये अपने आप में कठिन बन जाती है। और तो अपने 3 नंबर की जो आती है वो आती है लिखित भाषा। ये है अपने आप में दोनों प्रकार की मान जाती है, यह सरल भी मान जाती है और कठिन भी मान जाती है। ठीक है, सरल भाषा वह है, सरल भाषा ये मौखिक भाषा होती है, और सांकेतिक भाषा वह कठिन भाषा होती है, और लिखित होती है वह दोनों भाषा होती है। ठीक है, इस प्रकार सरल और सांकेतिक और लिखित भाषा का विवरण कर सकते हैं। अब देखते हैं सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या है, कि सांकेतिक भाषा की परिभाषा में देखते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या क्योंकि थोड़ा अलग हट किया जाती है। अब देखते हैं हम सांकेतिक भाषा की परिभाषा। सांकेतिक भाषा की परिभाषा, सांकेतिक भाषा की, इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं की परिभाषा। सांकेतिक भाषा की परिभाषा सीखेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, कि जब तक किसी स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी कि जब तक किसी स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, या जब तक कोई सार्थक ध्वनि सुनने को न मिले, या जब तक सभी भाषा हमारे लिए सांकेतिक भाषा होगी। ठीक है, यानी कोई भी जब हमको स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो, या फिर कोई सार्थक शब्द सुनने को न मिले हो, तो वह अपने आप में क्या है, सांकेतिक भाषा है। यानी कोई अपने को उसका निश्चित नहीं है, वो अपने को संगीत द्वारा सीखा जा रहा है। जैसे कि अपने उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कोई ये अपना गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देना, क्या है, गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देना, इस प्रकार से क्या, गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देना, सड़क मार्ग पर किसी संकेत का दिखाई देना, सुबह चिड़ियों को महकाना, पुलिस के द्वारा किसी चौराहे पर ट्रैफिक समाधान के लिए विसल का प्रयोग करना। इस प्रकार से सांकेतिक भाषा क्या समझाया गया है। इस प्रकार से हम क्या भाषा के प्रकारों का यहाँ पे समापन होता है। अगर दोस्तों हमारा अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार से देखते हैं कि संस्कृत जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास, क्योंकि हम सामान्य परिचय के अंदर हिंदी का विकास पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का विकास या उद्भव किस प्रकार हुआ तो हम अलग अलग तौर पे पढ़ेंगे। जैसे ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, तो हम सबसे पहले इसी प्रकार से हम सबसे पहले लेते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास। अब हम हिंदी की उत्पत्ति देखते हैं, हिंदी जो है अपने पास वो कहाँ से आई और किस प्रकार आई, ये मूल भाषा कौन सी थी जहाँ से ये हिंदी भाषा अपने निकल के आई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास या उद्भव। ठीक है, तो हम अपना सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा, अपने पास अगला बिंदु होगा वो होगा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास। अपने पास है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास। इसमें बात करते हैं कि जो मूल भाषा अपने पास हिंदी तो है नहीं, कि सबसे प्राचीन भाषा जो मूल भाषा अपने पास वो कौन सी है, वो है संस्कृत मूल भाषा रहेगी। कौन सी रहेगी अपने पास रहेगी, वो संस्कृत रहेगी। संस्कृत कौन सी भाषा रहेगी, ये अपने क्या है, ये अपने मूल भाषा के रूप में जानी जाती है, ये है मूल भाषा। संस्कृत है मूल भाषा। संस्कृत भाषा के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक तो अपना है वैदिक,
और दूसरा अपने पास है लौकिक। अपने पास संस्कृत दो प्रकार होगी, तो वैदिक और एक है लौकिक। हम बात करें आगे कि जो वैदिक है, वैदिक जो भाषा है, यह वेद पुराण उपनिषदों की भाषा संस्कृत में थी। यानी ये किस प्रकार में कहाँ मिल जाती थी? वेदों में ली जाती थी, पुराणों में या उपनिषदों में। उपनिषदों की जो भाषा थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। इन सभी के अंदर कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? वो थी वैदिक थी। ठीक है। और बात करें हम लौकिक भाषा की, लौकिक भाषा वह थी, यह भाषा आगे चल के पाली भाषा में हो गई थी। ठीक है। उस समय जो आम जनता द्वारा संस्कृत भाषा प्रयुक्त में की जाती थी, यानी जब प्राचीन टाइम के अंदर, प्राचीन काल के अंदर, जब जो समय था, यानी तत्कालीन समय में जो आम जनता के द्वारा भाषा बोली जाती थी, तो वह अपने आप में कौन सी थी? लौकिक भाषा थी। कौन सी थी? लौकिक संस्कृत भाषा थी। इसमें जैसे सामान्य भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे अपन इसमें रामायण है, महाभारत, ये सब की सब कौन सी है? लौकिक भाषा में गिनी जाती है। हम बात कर रहे हैं आगे थोड़ा इनका और विस्तार की बात करें कि जो एक बात तो ये है, आपको मैंने पहले भी कहा है कि लौकिक भाषा है वो आगे चल कौन सी भाषा में बदल गई? वो बदल गई पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में बदल गई। ठीक है। लेकिन जो अपने पास वैदिक भाषा थी वो सिर्फ वेद पुराण उपनिषद आदि में सिमट के रह गई, उसका आगे विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न ये है कि यह कठिन होने की वजह से इस भाषा का प्रचार प्रसार रुक जाता है। क्योंकि उस समय सामान्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी? उस समय सामान्य रूप से जो भाषा बोली जाती थी वह थी लौकिक भाषा। और वैदिक भाषा का सिर्फ और सिर्फ जो इसका उपयोग किया गया था वो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों आदि में ही प्रयोग लिया गया था। अतः इन भाषाओं का इसलिए आगे प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि अपने आप में कठोर थी और इनका प्रचार प्रसार रुक गया। अतः लौकिक भाषा क्या थी? सरल थी, क्योंकि जो आम जनता अपने आप इसको अपने सह तरीके से डाल लेती थी। और लौकिक भाषा, ठीक है, और ये लौकिक भाषा क्या थी? सरल थी। तो ये आगे जाकर इनका निरंतर विस्तार होता रहा। कठिन भाषा होने की वजह से वैदिक भाषा तो रुक गई, लेकिन जो लौकिक भाषा है वह इसका आगे विस्तार निरंतर होता, क्योंकि अपने आप में सरल भाषा थी। ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि लौकिक भाषा है वो आगे जब कौन सी भाषा में चेंजेस हो गई थी? वो हो गई थी पाली भाषा में, अपना रूप ले लिया इसने। कौन सी भाषा में ले लिया? पाली भाषा। पाली भाषा में देखते हैं पाली भाषा के बारे में। अपने पास कौन सी भाषा आ गई दोस्तों? पाली भाषा आ गई। पाली भाषा, ये पाली भाषा कौन सी भाषा है? यानी आपने इतिहास के अंदर बौद्ध धर्म का नाम सुना होगा। बौद्ध धर्म के 3 पटक भी होते, वो त्रिपटक भी हुआ करते, जो कि पाली भाषा से ही लिखे जाते थे। अभिधम पटक है, विनय पटक है, शुद्ध पिटक है। ये जो तीन पटक नाम पिटक जाने जाते हैं वो क्या थे? बौद्ध धर्म के मानते हैं, महात्मा बौद्ध जो इसके प्रवर्तक थे। तो ये जो बौद्ध धर्म की जो भाषा में जो प्रयुक्त हुई थी वह पाली भाषा में था। यानी बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वह संपूर्ण रूप से किसी कुछ भाषा में लिखा गया है, वो पाली भाषा में। तो पाली भाषा का तो क्या था? वो पाली भाषा कौन से धर्म के रूप में प्रचलन हुई? तो वो आई थी बौद्ध धर्म के रूप में। कौन से धर्म में वो आई थी? बौद्ध धर्म। तो जो ये भाषा प्रभाव में कब आई थी? जब बौद्ध धर्म का प्रचलन में आई थी ना, उस समय पाली भाषा का क्या हुआ? उद्गार हुआ था। अतः अपन सामान्य रूप से देखें तो जो पाली भाषा है कि जो पाली भाषा किस धर्म में मानी जाती है, तो पाली भाषा के जितने भी ग्रंथ वगैरह थे वह बौद्ध धर्म में प्रचलन में थे। ठीक है। तो जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो पाली भाषा का जैसे आगे आगे विस्तार होता रहा और इससे एक और भाषा अपने को विकास में आई। इस प्रकार से अपना आगे चलकर पाली भाषा है वह प्राकृत भाषा में चेंज हो गया। उसका प्राकृत भाषा का क्या हो गया? उदय हुआ। यानी लौकिक भाषा से कौन सी भाषा आई? अपने पाली भाषा। और पाली भाषा से अपने पास कौन सी आई? वो आई पाली भाषा, प्राकृत भाषा। तो हम इससे कौन सी आगे वाली जो रहेगी अपने पास कौन सी रहेगी? वो रहेगी दोस्तों प्राकृत भाषा। कौन सी रहेगी? वो रहेगी प्राकृत भाषा रहेगी। वो अपने पास कौन सी रहेगी दोस्तों? प्राकृत भाषा रहेगी। यानी जो प्राकृत भाषा है, मुख्य रूप से जो प्राकृत भाषा है, यह प्राकृत भाषा जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। यानी प्राकृत भाषा है
वह जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ आगम वगैरह वो इसी भाषा में लिखे जाते हैं, लिखे गए थे। ठीक है, जाते हैं नहीं, वो लिखे गए थे, क्योंकि इतिहास की बात है ये। यानी प्राकृत जो भाषा है यह जैन धर्म से संबंधित थी। जैसे कि पाली भाषा थी, वह कौन से धर्म से थी? वह थी बौद्ध धर्म से। और प्राकृत भाषा वह जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ हुए हैं आगम, वो इसी भाषा में क्या है, लिखे गए थे। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे से इस भाषा का उदय होने के बाद में इससे ही एक अलग भाषा उत्पन्न, इससे एक भाषा आई। जैसे कि प्राकृत भाषा है, ये धीरे धीरे आगे चलकर इसका रूप बिगड़ने लगा। रूप बिगड़ने के बाद में एक अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा विस्तार होने के बाद में जैसे ही इसका आगे गई है, आगे चलकर, यानी प्राकृत भाषा धीरे धीरे आगे चलकर इसका रूप क्या होने, बिगड़ने लगा। बिगड़ने के बाद में अपभ्रंश भाषा का निर्माण हो गया। यानी प्राकृत भाषा से अगली भाषा कौन सी मानी जाती है? वह थी अपभ्रंश भाषा। कौन सी आ गई दोस्तों? वो आ गई अपभ्रंश भाषा आ गई। अपभ्रंश भाषा आ गई। कौन सी आ गई? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा आ गई। ठीक है, और इस प्रकार से यानी अपभ्रंश भाषा का एक अन्य प्रकार है, अपभ्रंश का भी एक अन्य प्रकार, वो है शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, यानी अपभ्रंश भाषा से ही एक अलग प्रकार की जो भाषा उत्पन्न हुई वो शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश भाषा से क्या हुआ? हिंदी भाषा का विकास हुआ है। किस भाषा का हुआ है? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का उत्पन्न हुई है। ठीक है, यानी बात करें हिंदी भाषा का विस्तार किस प्रकार हुआ, तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत भाषा आई थी। संस्कृत भाषा। संस्कृत के बाद में आई थी अपनी लौकी भाषा। लौकी से अपने आई थी बौद्ध पाली भाषा। और पाली के बाद में थी अपने पास प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। और प्राकृत के बाद में अपने पास कौन सी आई थी दोस्तों? प्राकृत के बाद में आई थी अपने पास अपभ्रंश। अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा से आगे चल कौन सी भाषा आ गई? वो आ गई शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा आ गई। और जस्ट इसके बाद में जिसका उत्पन्न हुआ, जिसका उदय हुआ, जिसका विकास हुआ, वह थी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। ठीक है, अगर हम इसका जो विकास देखें, इसकी जो उत्पत्ति देखें, तो वो अपनों को मिलती है विक्रम संवत 1050। क्या मान जाती है? 1050। ठीक, तो ये था इसका जो ऐतिहासिक रूप से हिंदी भाषा का विकास की बात करते हैं। इसके आधार पर हम एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन आता है, उसकी पर बात करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे कि अपना एक छोटा सा प्रश्न है, एक ये पहले शायद आया हुआ अभी पीछे है किसी न किसी में। जैसे अपना प्रश्न है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास या उत्पत्ति मानी जाती। अपने पास प्रश्न आ गया कि हिंदी भाषा जो विकास या उत्पत्ति हो किससे मानी जाती है। अपने पास जो ऑप्शन है वो है ये। नंबर 1 संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। 2 आ गई अपने पास अपभ्रंश। तीसरी अपने पास आ गई शोरसेनी। और अपना चौथी आ गई, चौथी कौन सी आ गई? इनमें से कोई नहीं। क्या आ गई दोस्तों? कोई नहीं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आप पेपर में आ जाए, इसमें पूछा ये है कि हिंदी भाषा विकास माना जाता है, तो हमेशा मान लीजिए हिंदी भाषा की सबसे नज़दीकी भाषा कौन सी थी? अपने को पता वो थी शोरसेनी अपभ्रंश भाषा। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह शोरसेनी अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। यदि ऑप्शन के अंदर संस्कृत दे दी, अपने को अपभ्रंश दे दी, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों, तो हमेशा अपनी होगी अपभ्रंश भाषा।
यदि ये बात है कि हिंदी भाषा किस मूल भाषा से आई, हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी, तो हम मानेंगे कौन सी भाषा रहेगी दोस्तों, वो रहेगी संस्कृत भाषा। ठीक है, यानी हिंदी भाषा का अपने विकास की बात करें वो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। तो हिंदी भाषा का विस्तार मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कौन सी भाषा हुई दोस्तों, संस्कृत भाषा ही। संस्कृत के बाद में अपने पास जो भाषा आई वह थी लौकिक भाषा। लौकिक भाषा क्यों है, क्योंकि ये सरल और सहज थी। उस वक्त उस तत्कालीन समय के अंदर ये समन लोगों द्वारा बोली जाती थी। उसके बाद में अपने पास आई थी वो पाली भाषा आई थी। उसके बाद में अपने पास आई थी वो आई थी दोस्तों, वो आई थी प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद में अपने पास आई थी अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में अपने पास शौरसेनी। शौरसेनी के बाद में कौन सी अपने पास दोस्तों, हिंदी। यानी हिंदी का जो इतिहास दृष्टिकोण माना जाता है कि हिंदी 1050 विक्रम में हिंदी का विकास माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण हिंदी का विकास की। जिस प्रकार हमने बात की है ऐतिहासिक रूप से, उस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। अगर किसी के डाउट हो रखा कि भाई ऐतिहासिक रूप से वो भौगोलिक रूप से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, तो हम बात करते हैं कि भौगोलिक रूप से यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास। अपने पास दूसरा दो टॉपिक रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा भौगोलिक भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास। ठीक है, हिंदी का विकास। हिंदी जो है, इनमें अगर बात करें अपन, हिंदी ये मध्य देशीय मध्य भागों की भाषा है। यानी यह मध्य देशीय या मध्य भाग की भाषा है। यानी यह जो अपन क्षेत्र मानते हैं, जो अपना क्षेत्र, ये लगभग अपना ये जो यूपी वाला जो है ना, जो भारत का मध्यवर्ती इलाका, भारत का मध्यवर्ती इलाका, जो मध्यवर्ती, जैसे अपना क्षेत्र की बात करें तो रूप से जो गंगा है, गंगा यमुना का जो नदी क्षेत्र है ना, गंगा यमुना का जो नदी क्षेत्र, गंगा यमुना का नदी क्षेत्र है, वह हिंदी का क्या था, वो विकास था। यहाँ पे हिंदी का विकास हुआ था। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो, अगर जो मध्यवर्ती राज्य देखें अपन, मध्यवर्ती रियासत देखें, मध्यवर्ती देशीय राज्य देखें, तो अपन बात करते हैं राजस्थान, जो भारत के जो ये राज्य हैं, कौन कौन से राज्य रहेंगे दोस्तों, जैसे अपना राजस्थान है, झारखंड है, अपने पास बिहार है, यूपी है, एमपी है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। लगभग इस प्रकार के जो मध्यवर्ती इलाके के जो राज्य थे, उसके अंदर हिंदी का विकास हुआ था। ये अपना भौगोलिक दृष्टिकोण से मानते हैं। जिस प्रकार से हमने ऐतिहासिक रूप से मानते हैं, उस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास मानते हैं। तो कहा जाता है कि यह जो मध्यवर्ती देशीय इलाका था ना, मध्यवर्ती देशीय इलाका या फिर मध्यवर्ती भाग, यानी भारत का मध्यवर्ती जो भाग था, उस क्षेत्र के अंदर यह क्या था, हिंदी का विकास हुआ था। जैसे अपन मानते गंगा यमुना का क्षेत्र जो है, ये अपने आप में मध्यवर्ती इलाका आता है, जिसके अंदर अपने राज्य आते हैं, जो राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है, यूपी, एमपी, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, अंडमान निकोबार, ये जो क्षेत्र है ना, इसके अंदर क्या होता, भौगोलिक रूप से यहाँ पर लगभग माना जाता है हिंदी का विकास। हम बात करते हैं राजनीतिक रूप से, यानी संवैधानिक दृष्टिकोण से माननी या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से मानते हैं। हम अगली बात करते हैं इसी प्रकार से, ऐतिहासिक रूप से देख लिया हमने, भौगोलिक रूप से देख लिया। हम बात करते हैं राजनीतिक रूप से। कौन से रूप से दोस्तों, तीसरा अपने पास कौन सा रहेगा, वो रहेगा अपने पास एक मिनट, वो रहेगा राजनीतिक या संवैधानिक राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास, दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हम तीसरा प्रकार देखते हैं। कौन सा प्रकार अपने पास, तीसरा प्रकार कौन सा, हिंदी भाषा का राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से। हम बात करना सोचो कि भारत की संविधान के अंदर वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में जो अनुसूची नंबर आती है अपने पास 8, जो 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर भारत की जो मुख्य रूप से 22 भाषाओं का क्या किया गया है,
उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इनों में एक हिंदी भी है, तो अपने आप हिंदी है। हम बात राजनीतिक तौर पर करें तो राजनीतिक तौर पर बात करें तो संवैधानिक की देखें तो संविधान के अनुच्छेद 8 के अंदर 22 भागों कौन सी, उसमें से एक भाषा कौन सी अपने हिंदी है। ठीक है, और बात करें राजभाषा का दर्जा प्रदान करती हिंदी जब कब। ठीक है, हम बात करें जो हिंदी अपने पास है यह राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है यह भाग 17 में उल्लिखित है। ठीक है, किसी में भाग में संविधान के भाग 17 में उल्लिखित है कि राजभाषा का दर्जा प्रदान करती कौन सी भाषा, अपने पास भाषा आती हिंदी। और इसके अंदर जो भाग 22 के अंदर भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वह अनुच्छेद आते हैं इसमें 343 से 351 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो हमने हिंदी का प्रकार की बात कर ली, भाषा की प्रकार की बात कर ली, हमने कर ली भाषा की इसकी हिंदी की विस्तार की बात कर ले कि हिंदी का विस्तार भौगोलिक रूप से किस प्रकार हुआ, राजनीतिक तौर से किस प्रकार से हुआ, ऐतिहासिक तौर पर किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से अपना भाषा का जो टॉपिक वो अपना कंप्लीट होता है। ये भाषा नहीं बल्कि हिंदी का सामान्य परिचय था, हिंदी की सामान्य ये सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य परिचय था। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ अलग बात बताता हूँ, जैसे कि अपने पास एक आता है जैसे कि जो गुंडे वाले अक्षर होते हैं जैसे कि थ, द, ये जो शब्द होते हैं स, इन पर हमेशा याद रखनी बात यह है कि जो यहाँ पर गुंडी होती है वहाँ पर कभी अपने ये लाइन सिरों लाइन नहीं खींच सकते, कभी भी सिरों लाइन नहीं खींचते। ये अपने पास क्या होगा, अपने पास गलत मान जाएगा। यानी जिस वर्ण के ऊपर गुंडी होती है वहाँ पर कभी भी सिरों लाइन नहीं खींची जाती। यानी जैसे थ है, इस पर खड़ी लाइन पर अपन जो खड़ी पाई होती है उस पर अपन सिरों लाइन डाल सकते, बल्कि इस पर नहीं डाल सकते। गुंडी वाले अक्षर जैसे द है ये यहाँ पर डाल देंगे इस पर, और इस सिरों लाइन का इस खड़ी पाई पर इसका प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से हम जो सामान्य परिचय का पढ़ा है, अगर आपको पसंद आया हुआ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मित्रों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।